जैसा कि देखिए दोस्त, हम लोग अगले वीडियो में जो हम बनाए थे उसमें 7 क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन जो 2013 से 2022 का टारगेट बैच हम लोग चल रहे थे, उसमें हम 7 क्वेश्चन को सोल्यूशन करवा दिए थे। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। इसमें 8वां क्वेश्चन में क्या पूछा है, द्विउतरीय प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि अब दर्पण सूत्र को साबित करें, या तो अवतल दर्पण में 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f को साबित करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग अभी साबित करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से, ये लॉन्ग थोड़ा होगा, पर ये 5 क्वेश्चन का हर एक साल पूछता है। अगले साल भी 2022 में सेकेंड सिटिंग या फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ था, शायद इस बार भी पूछ सकता है। ये हर एक साल आई ही करता है। ठीक है, इस बार शायद आपका एग्जाम में आ सकता है। तो देखो, तो सबसे पहले इसको साबित करने के लिए अवतल दर्पण बोल रहा था, अवतल दर्पण ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एक अवतल दर्पण है। तो ठीक है, तो यहाँ अवतल दर्पण सबसे पहले ये बना लेते हैं, और उसके बाद अवतल दर्पण तुम लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में यहाँ अगर फोकस लिए इतना से वहाँ पे फिगर जो है ना अच्छा से बनाना। ठीक है, एग्जाम में अगर ये फोकस, क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, वक्र त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ पे इसका डबल दूरी, अगर ये इतना है, जैसे दोगुना यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ इतना दूरी तक ले, मान लीजिए लगभग दूना है, तो इसको हम F बोलते हैं और इसको C बोलते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो अब यहाँ से क्या होगा, इस वस्तु से कोई प्रतिबिंब यहाँ जाएगा, मुख के समांतर कोई किरणें जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से। ठीक है, ये फोकस से गुजर रहा है, और उसके बाद कोई भी किरणें अगर थीटा एंगल से यहाँ जाता है, तो वो थीटा एंगल के साथ ही परावर्तन होता है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कौन सा इमेज बन रहा है। यहाँ मान लीजिए वस्तु ए बी कोई क्या है, वस्तु है, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है ए डैश और बी डैश बन रहा है, और यहाँ पे आपका एक फोकस हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया। तो यहाँ पे कुछ हम लिखते हैं। सबसे पहले नंबर, माना एम एन, ये मान लिया जाए एम और एन क्या है, एम और एन एक कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने दिया हो उसमें लिखना पड़ेगा, माना एम एन, माना एम एन अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। उसके बाद रोको थोड़ा वीडियो, जैसा कि आप यहाँ देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक है इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक f बोल देंगे, स्मॉल f से सूचित करते हैं। तो स्मॉल f, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार से देखना पड़ेगा कि ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस और ये माइनस होता है। तो ये देखो, यहाँ से अगर हम ऐसे करके देख लिया, दर्पण से ऐसे चिखा खींच दिया जाता है, ये फोकस दूरी इधर साइड आ रहा है, इधर माइनस में आ रहा है, तो हम फोकस दूरी को माइनस में लिखेंगे। फोकस दूरी यहाँ पे PF लिखेंगे, P से F, PF, PF हो गया फोकस दूरी, वो भी माइनस F हो गया। और वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यहाँ से यहाँ तक, देखो वस्तु आपका यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा दूरी है, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को हम U लिखते हैं। ठीक है, तो वस्तु दूरी क्या होगा, P से लेकर A को हम वस्तु दूरी बोलेंगे, P से लेकर A हो गया वस्तु दूरी, उसको U से सिद्ध करेंगे। वो भी देखो यही राइट लाइन पे आ रहा है, यही रेखा पे आ रहा है, इसलिए ये भी माइनस में होगा। अवतल दर्पण का वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी माइनस में ही होता है। और उसके बाद एक हो गया क्या चीज, प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कौन सा दूरी हो गया, प्रतिबिंब दूरी, वो हो गया प्रतिबिंब दूरी को माइनस B। तो बस ये क्या लिखा गया इसका, P से A होगा, P से लेकर A डैश को हम बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी, वो भी क्या होगा -B। वस्तु दूरी U हो गया, प्रतिबिंब दूरी भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और करना पड़ेगा, हमको सिद्ध क्या करना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f प्रूफ करना है। और उससे पहले रचना करना पड़ेगा। रचना देखो क्या करना पड़ेगा, कुछ मतलब हमको प्रूफ करने के लिए कुछ सबूत चाहिए। यहाँ पे देखो एक इस तरह डॉट डॉट में ना, इसको यहाँ से P से इसको मिला देंगे, जो आया है इसको नाम, इस बिंदु को D रख देंगे। तो यहाँ पे रचना में लिखना पड़ेगा, PC कोई वक्रता त्रिज्या है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मतलब PD लंब, इस तरह से नहीं देंगे, सिंबल इस तरह देंगे, PD लंब PC पर खींचा, PC पर खींचा, जिस तरह से यहाँ देखो PC हो गया, इसमें PD लंब खींचा मैंने। तो उसके बाद प्रमाण क्या निकलता है, देख लो, या दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इस तरह का दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, जैसे कि देखते होंगे आप, यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से, ये डॉट 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 आया होगा और ये भी डॉट 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 जा रहा होगा इधर से, मतलब इधर से ऐसे, और ये वाला आपका इधर से ऐसे। तो फिर यहाँ से दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा होगा, यहाँ से इस टाइप से इसका है,
इस टाइप से त्रिभुज का निर्माण होगा डी पी एफ और यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे बी डैश। देख सकते हैं आप यहाँ से ये वाला ऐसे गया है, ठीक है, यहाँ डॉट डॉट मिला है और ये फिर आया है, ठीक है। तो उसी तरह से इस त्रिभुज में यहाँ पे हम उस फिगर से बाहर इसलिए निकालें कि यहाँ पे डाटा पुट करने में आसानी होगा। सबसे पहले देखो यहाँ दो त्रिभुज जब बना है, सबसे पहले ये त्रिभुज लेकर चलते हैं, इसका नाम रख लेते हैं क्या। देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों। इस समकोण त्रिभुज के लिए बीच में जो 90 आता है उसी को बीच में लिखते हैं, इसको लिखो डी पी एफ। तो त्रिभुज डी पी एफ तथा डी पी एफ तथा यहाँ पे ले लेते हैं बी डैश ए डैश एफ में, एफ से लेकर डी चलते हैं। ये त्रिभुज जो होता है एफ से, मतलब ये दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, इससे फिर से देख लेते हैं। डी पी एफ हो गया, एक दूसरा त्रिभुज ये आ रहा है आपका बी डैश ए डैश, उसके बाद एफ, ये दोनों त्रिभुज से अब क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले देखो दोनों त्रिभुज में एक तुम लोग जानता होगा, ये जो रेखा दो काटता है, ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब दो रेखा एक दूसरे को काटता है तो आपस में शीर्षाभिमुख जो सामने का कोण होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो सेम कंडीशन इसी तरह से यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में लिखते हैं पीडीएफ में, डीपीएफ में देख रहे हैं हम कि मेरा ये कोण, इस कोण को लिखने के लिए पी एफ डी लिखते हैं। कोण पी एफ डी बराबर होगा कोण किसका, ये वाला जो कोण का इसका, मतलब पी तो ए डैश और एफ और बी डैश किस कोण से बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से मतलब बराबर है। और उसका दूसरा एंगल देखो, ये वाला एंगल 90 है और ये वाला भी एंगल आपका क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी कि बी उधर से लिख सकते हैं पहले, डी पी एफ बराबर होगा ये एंगल का बी डैश ए डैश एफ, ये क्या होगा आपका दोनों 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, 90 डिग्री से दोनों बराबर हो गया। उसके बाद आप लोग को पता होगा, त्रिभुज का नियम से पढ़े होंगे, तो दो त्रिभुज का आप लोग खुद बताइएगा। अगर ये त्रिभुज देखो, ये दो त्रिभुज है, ठीक है, इसमें अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये वाला मतलब इसका भी 60 है और ये 30 डिग्री है, तो बताओ इस त्रिभुज का ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का कुल कोण का मान कितना होता है, तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो इसमें पहले अगर ये दोनों मिलाते हैं 90 हो गया, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये दोनों 30-30 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। इस दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। अगर हमारा ये एंगल इस तरह से कोई भी त्रिभुज है, अगर इसका ये 60 हो गया और उसके बाद इसको हम मान ले लेते हैं ये भी 60 हो गया, मतलब उसके बाद मतलब इस समझने की समकोण त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज मान लिया जाता है, मतलब एक त्रिभुज इस तरह बना हुआ है। अगर ये इसका 60 हो गया और इसका भी ये 60 हो गया, और इस तरह से मतलब कोई इसमें मिलते ले रहे हैं त्रिभुज, और ये भी इसका 60 है और ये भी 60 है, तो ये कितना होना चाहिए बताओ, 60-60 120 हो गया और इसका भी 120 हो गया। तो बताओ अगर सेम अगर दूसरा एंगल इसका और इसका दो कोण बराबर हो रहा है कोई त्रिभुज का, तीसरा एंगल आपस में क्या हो जाता है, खुद से बराबर हो जाता है। इसीलिए इसमें भी होगा, अगर दो कोण आपस में बराबर है, ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 90 है, इसका भी 90 है, और ये वाला कोण और ये कोण आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, तो तीसरा कोण भी खुद क्या हो जाएगा, बराबर होगा। जिस तरह से वहाँ से आप देख सकते हैं, तो तीसरा कोण भी हम बराबर कर सकते हैं। तीसरा कोण क्या आएगा आपका, ये वाला एंगल, तो ए एफ ए डैश, इसको सबसे पहले उधर से लिखना पड़ेगा, यानी कि पी डी एफ बराबर होगा एंगल ए डैश बी डैश एफ का बराबर होगा किससे, शेष कोण के, त्रिभुज के शेष कोण से, त्रिभुज के शेष कोण से ये भी एंगल आपका बराबर हो गया। तो आप लोगों को पता होगा, त्रिभुज के नियम में पढ़े होंगे कि त्रिभुज का जब त्रिभुज का
दो एंगल तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं त्रिभुज का ये सर्वांग है। ठीक है, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इस तरह से मतलब त्रिभुज क्या होगा, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज DPF और त्रिभुज समरूप है किसका, त्रिभुज B'(A') का क्या है, समरूप है। तो इस तरह से आप अगर कोई भी त्रिभुज अगर समरूप हो जाता है मतलब सभी एंगल और सभी भुजा आपस में बराबर हो जाता है तो उसका भुजा जो है समानुपातिक होता है। मतलब अगर इसका लंब बटा इसका लंब और इसका आधार बटा इसका आधार हम कर सकते हैं, ये एक समानुपातिक होता है त्रिभुज का नियम से। ठीक है, तो यहाँ से कुछ आगे फिर हम इधर देखेंगे, ये सारा समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखो यहाँ पर से आपको ये दोनों त्रिभुज क्या हो रहा है, सर्वांग समरूप है। तो यहाँ पे मतलब समरूप होने के कारण से यहाँ पे भुजा क्या होगा, समानुपातिक होगा। तो इस त्रिभुज दोनों का भुजा क्या होगा, इस त्रिभुज का लंब पहले लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा PD यानी कि PD बटा A'(B' बराबर, या देखो इसका ये PD, इसका ये PD लिए यहाँ से यहाँ बटा इसका लंब, इसका लंब बटा इसका लंब, ठीक ना। इसका लंब क्या है PD हो गया, और इसका लंब क्या है A और B है, और इसका आधार क्या है, इस त्रिभुज का आधार देखो ये हो गया 90 वाला, ये आधार हो गया क्या PF, इसका आधार हम बोल सकते हैं PF कुछ बोलो, यहाँ बोल सकते हैं PF बटा इसका आधार क्या हो जाएगा A'(F) हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम अभी इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे, अभी कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जानते हैं क्या AB बराबर होगा PD के, यानी कब क्यों होगा बराबर, दो रेखा के बीच की दूरी बराबर होता है। इससे इधर दिख रहा है क्या, ठीक हाँ, यहाँ तक हाँ। लिख दे तो होता है यानी कि बराबर होता है, यानी कि समझना यहाँ बराबर होता है। ठीक है, होता है। तो यहाँ पे जैसे देखो तुम लोग को समझा देते हैं, यहाँ पे अगर कोई दो समांतर रेखा है, ठीक है, तो यहाँ पर से A और यहाँ B रख दिए नाम हम, और मान लीजिए इसको A है और ये B हो गया, और यहाँ से कोई और नाम रखा हुआ है, यहाँ पे हम P और यहाँ D ले लेते हैं। तो जब दो रेखा समांतर कब होगा, जब दोनों के बीच की दूरी आपस में क्या हो, बराबर हो। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर PD। तो AB बराबर क्या है PD है, तो यहाँ पे AB की जगह पे यहाँ जो लिखा हुआ है आपका इक्वेशन में PD, उसके जगह पे AB हम रख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ आप देख सकते हो दो समांतर रेखा, ये वाला और ये दोनों समांतर है, तो AB बराबर PD हो जाएगा। तो यहाँ पे PD की जगह पे AB हम रख सकते हैं, AB बटा A' बटा B' बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये मतलब PF बटा A'(F)। तो इसका इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसी प्रकार से दूसरा दो बार फिर करना पड़ेगा त्रिभुज को समरूप। अब उसके बाद पहले ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर लिए। अब यहाँ से कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा होगा आपका। देखो यहाँ कुछ, यहाँ फिर से छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। देखो इस तरह से कुछ त्रिभुज बन रहा होगा आपका, इस तरह से कुछ त्रिभुज बन रहा है जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है AB और यहाँ पे B' और यहाँ पे A'। इस तरह का कुछ त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, इस त्रिभुज को समझो। देखो AB P A' B' और P। तो इसको अब फिर से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मतलब ये त्रिभुज ले चलो इस ABP, इसको BAP लिखो, क्योंकि इसको 90 लेना है, क्योंकि इसमें भी 90 लग रहा है, इसमें भी 90 बना। तो इसको BAP, उसके बाद फिर त्रिभुज यहाँ पे चलते हैं, इसमें नीचे वाला 90 यहाँ बनेगा, इसको भी B' A' P ले सकते हैं, B' A' P तथा B त्रिभुज
बी डैश ए डैश पी में क्या होगा, दोनों देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। कैसे? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि ये एंगल अगर ध्रुव के साथ थीटा एंगल से जा रहा है, जिसका परावर्तन भी क्या होगा, थीटा एंगल के साथ होगा। ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर से आप सबसे पहले इस एंगल को बराबर करेंगे। यहाँ होगा कोण बी पी ए बराबर होगा एंगल किसका, इधर से आपका मतलब बोल सकते हैं तो बी डैश और उसके बाद पी और ए डैश का बराबर होगा। कैसे होगा, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से बराबर होगा दोनों एंगल। ये दोनों जो एंगल होगा परावर्तन के नियम से बराबर होगा। क्योंकि देखो आप फिर से मतलब बी पी और आ रहा है ए, मतलब ये एंगल और उसके बाद खुद उसके नीचे आ रहा है कौन सा एंगल, मतलब बी डैश, उसके बाद पी और ए डैश, तो ये एंगल ठीक है। तो ये एंगल मतलब आपस दोनों क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से बराबर होता है। और तीसरा एंगल देखो खुद आपको यहाँ पे सर्वांश करने के लिए दिख रहा है कि ये 90 है और आपका ये भी 90 है, तो दोनों को भी बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे बी ए पी बोलेंगे, इसमें बी ए पी बराबर होगा एंगल, इधर भी बी डैश ए डैश पी का एंगल, बी डैश ए डैश पी का बराबर होगा। कैसे होगा बराबर, दोनों 90 है। उसके बाद फिर अगर हम तो अगले बार फिर हम बता रहे हैं कि जब दो त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का मतलब कोई दो त्रिभुज का दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल क्या हो जाता है, खुद बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम फिर से लिखेंगे त्रिभुज, इसका ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम बोल देंगे ए बी पी बराबर होगा इस एंगल में किसका, ए डैश बी डैश पी का बराबर होगा। कैसे, त्रिभुज के शेष कोण से, त्रिभुज के शेष कोण से ये बराबर हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं, चूँकि क्या होगा कि मतलब यहाँ से फिर से त्रिभुज क्या हो गया, एंगल 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 से सर्वांशम हो गया। यहाँ पे लिखने थोड़ा सा भूल गए थे, एंगल 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 से क्या हो गया, ये सर्वांशम हो गया। तो यहाँ से मतलब सर्वांशम नहीं, समरूप बोल सकते हैं, सर्वांशम नहीं, सर्वांशम को दूसरा कुछ होता है। यहाँ पे से फिर ये एंगल आ गया और इस त्रिभुज को फिर से लिखते हैं हम, त्रिभुज बी ए पी जो है ये समरूप है किस त्रिभुज का, इसका त्रिभुज बी डैश ए डैश पी का, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 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 से, एंगल 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 से, क्योंकि सभी एंगल क्या थे, बराबर था, और ये समरूप हो गया। और उसके बाद फिर हम यहाँ से, फिर जब त्रिभुज समरूप होता है तो इसका भुजा क्या होता है, समानुपातिक होता है। तो फिर से इसका लंब बटा इसका लंब लिखेंगे। तो इस त्रिभुज का लंब क्या है, इस त्रिभुज का लंब है ए बी बटा इसका क्या आ रहा है, ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर होगा इसका आधार। इसका आधार क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो इसका आधार क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ए पी होगा, इसका आधार होगा ए पी बटा पी ए, इसके पी ए बटा क्या होगा, पी ए डैश, पी ए डैश, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, नीचे नीचे यहाँ पे दिख रहा है, हाँ पूरे ना तो जा ना नीचे, अच्छा ठीक है। अब यहाँ देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, और ऊपर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या देखेंगे कि देखो समीकरण 1 और 2 में दोनों अंतर दिख रहा होगा। इसका LHS और इसका LHS आपस में क्या आ रहा है, बराबर है, आ रहा है। तो RHS भी क्या हो जाएगा, खुद बराबर हो जाता है, ठीक है। ऐसा मैथ में होता है और ऐसा हो, देखो अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझ सकते हैं हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से बोलेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से मतलब ये दोनों अगर बराबर है, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम
पी एफ बटा, मिटा देते थोड़ा सा, इस पे नहीं हटेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे फिर थोड़ा सा मिटा करके हम बताते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, खुद बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लिखते हैं समीकरण 1 का पी एफ बटा ए डैश एफ बराबर होगा, वहाँ से समीकरण 2 से देख सकते हैं क्या होगा, पी ए बटा पी ए डैश होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तब यहाँ से चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक चिन्ह का यूज कर लेंगे जो अभी ऊपर लिखे थे, पी एफ और यहाँ पे पी ए और पी ए डैश, देखो पी एफ क्या, पी से एफ, पी एफ क्या, ये फोकस दूरी हो गया, ये फोकस दूरी क्या था, -f था। और पी ए, पी से ए क्या था, ये वस्तु दूरी था, वस्तु दूरी क्या था, -u था। और पी ए डैश क्या था, प्रतिबिंब दूरी -b था, ठीक है। इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब इसका मान हम रख लेते हैं, ठीक है, तीनों का चिन्ह परिपाटी से प्रयोग करने के बाद यहाँ पे पी एफ का मान क्या दिख रहा है आपको, पी एफ का -f दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद ए डैश एफ का मान, ए डैश और एफ का मान, ए डैश एफ का मान के भी हम रखेंगे। उससे पहले इधर देख लो, पी ए का मान क्या है, -u, और उसके बाद पी ए डैश का मान क्या है, -b। अब यहाँ देख लो ए डैश और एफ, ए डैश और एफ, यहाँ देखो ए डैश और एफ, इतना बीच का दूरी, इतना दूरी जो है, ये इतना दूरी जो है, अगर ये पूरा दूरी में हम घटा देंगे तो दूरी निकल जाएगा। अगर यहाँ देखो इस तरह से हम लिखे हुए हैं, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे P लिखा हुआ है और यहाँ पे F लिखा हुआ है और यहाँ पे A डैश लिखा हुआ है। अगर इतना दूरी मेरा दिया हुआ है, अगर इतना P A डैश F बराबर, हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या, यानी कि P A माइनस P F, अगर हम इसको पूरा में, ये जो A डैश F बराबर है इतना में, अगर ये पूरा में इतना को घटा देंगे तो इतना ही नहीं बचेगा। देखो जैसे क्या बता रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी ए डैश एफ है, ए डैश क्या है, एफ है। और उसके बाद हम अगर जो इतना निकालना है तो पूरा पहले लिख देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक में इतना घटा देंगे तो यही ना बचेगा, तो वही घटा कर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके जगह पे ए डैश एफ के जगह पे, ए डैश एफ के जगह पे यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देते हैं, मतलब ए डैश एफ बराबर हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख सकते हैं हम पी ए माइनस पी एफ, पी ए माइनस पी ए डैश एफ बराबर पी ए माइनस पी, इसके बाद इसको बोल सकते हैं पी ए डैश, यहाँ पे घटा सबका फुटा वैल्यू कर देते हैं। एक बार फिर से यहाँ रखना पड़ेगा, -f बटा पी ए डैश का मान क्या है, -b है। और यह देखो ये खुद माइनस है और इसका मान भी देखो पी से f का मान भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +f हो जाएगा और बराबर ये -b बटा -u। अब देखो प्रूफ तुरंत हो जाएगा। इस पे क्या होगा, माइनस माइनस ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका क्या, तो -f बटा -v प्लस f बराबर v बटा u बचेगा। अब उसके बाद देखो ये दोनों क्या होगा आपस में, नहीं यहाँ पे उल्टा u है और यहाँ क्या है, v है, यहाँ पे u और यहाँ क्या आ रहा है, v आ रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ यह है अगर गुना होने के लिए, तो यहाँ आएगा -v u और प्लस में क्या हो जाएगा, FU, और बराबर ये अगर यहाँ जाएगा तो माइनस क्या होगा, FV। अब उसके बाद फिर इसको कैलकुलेट थोड़ा सा करने के लिए इधर उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में उनको लाना है, इसको इधर ले चलाते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो क्या होगा, FU प्लस FV बराबर ये अगर उस साइड जाएगा तो माइनस में प्लस में हो जाएगा VU, ठीक है, क्योंकि इसको इस साइड लेकर आओ, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस में
और इसको उस साइड ले जाओ, हो जाएगा। ये भी प्लस में, सारा प्लस में हो गया, क्योंकि माइनस में रहता है तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम यहाँ पे प्लस में ले चला है, ठीक है। अब थोड़ा से बस अब क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ यू बटा यू भी एफ प्लस एफ भी बटा यू भी एफ बराबर भी यू बटा यू भी एफ। दोनों तरफ हम भाग दे दिए, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एफ यहाँ दिख रहा है आपको और यू दिख रहा है, एफ और यू क्या होगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, 1 बटा भी बच जाएगा। और फिर यहाँ देखो एफ है और भी है, तो एफ और भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बटा यू बचेगा। और बराबर में यहाँ देखो यू भी है, तो यू और भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बटा एफ बचेगा। आपका ये आ गया जो कह रहे थे प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। इसमें देखिए मेन था यार क्या रखना है, थोड़ा सा ये लेंदी जो हो रहा था, तो त्रिभुज को 2 बार समरूप करना, ठीक है। यहाँ से जो है त्रिभुज का 2 बार यहाँ पे समरूप बनाना है, एक बार इस त्रिभुज को, एक बार इस त्रिभुज को, एक बार ये वाला त्रिभुज का, एक इस त्रिभुज को। बाकी कोई कैलकुलेशन में दम नहीं है, सारा इजी है। खाली दिमाग में रखना है कि 2 बार त्रिभुज को समरूप करना, उसके बाद कैलकुलेशन में बैठा करके 3 परिपाटी का प्रयोग करके आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे हम मिलेंगे इसी के साथ तो अगले वीडियो में।